हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज के वीडियो के अंदर हम जो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के 5th यूनिट के कुछ टॉपिक्स बच गए थे उन्हें आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे और 5th यूनिट जो है वो आज कंप्लीट हो जाएगी। जो टॉपिक्स हम आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ मटीरियल्स फॉर प्लांट कंस्ट्रक्शन। मतलब फार्मास्यूटिकल प्लांट के कंस्ट्रक्शन के अंदर जो मटीरियल्स यूज़ होते हैं उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, जिसके अंदर फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स आते हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक नॉन मेटल्स आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे बेसिक ऑफ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। मतलब जब प्लांट कंस्ट्रक्शन के टाइम मटेरियल्स को हैंडल करा जाता है तो उसके बेसिक्स क्या होते हैं, मतलब कुछ पॉइंट्स हमें जो ध्यान में रखने होते हैं वो हम इस टॉपिक के अंदर जानेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मटीरियल्स ऑफ प्लांट कंस्ट्रक्शन। इस टॉपिक के अंदर हम ये जानेंगे कि फार्मास्यूटिकल प्लांट का जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसके लिए जो मटेरियल्स को हम यूज़ करते हैं तो उसका क्लासिफिकेशन क्या होगा वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर जो है कंप्लीट क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है। जो मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए उन्हें दो क्लासेस के अंदर डिवाइड करा जाता है। फर्स्ट आती है मेटल्स एंड सेकेंड आते हैं नॉन मेटल्स। जो मेटल्स होते हैं ये भी दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आते हैं फेरस मेटल्स एंड सेकेंड आते हैं नॉन फेरस मेटल्स। अब फेरस के अंदर भी सब टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आता है कास्ट आयरन, सेकंड आता है स्टील कार्बन एंड थर्ड आता है स्टेनलेस स्टील। एंड नॉन फेरस के अंदर जो सब टाइप्स आते हैं इसके अंदर फर्स्ट इज एल्यूमिनियम एंड सेकंड इज लेड। ठीक है, सेकंड आता है हमारे पास में नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स जो हैं ये भी दो टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट इज इनऑर्गेनिक नॉन मेटल्स एंड सेकंड इज ऑर्गेनिक नॉन मेटल्स। अब इनऑर्गेनिक नॉन मेटल्स के अंदर सब टाइप्स आते हैं ग्लास एंड ग्लास स्टील, एंड ऑर्गेनिक नॉन मेटल्स के अंदर आते हैं रबर एंड प्लास्टिक्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन था। सबसे पहले हम मेटल्स जो हैं इनके बारे में जानेंगे कि फेरस मेटल्स क्या होते हैं, नॉन फेरस मेटल्स क्या होते हैं। देन जो है हम नॉन मेटल्स के बारे में जानेंगे। फर्स्ट आते हैं फेरस मेटल्स। अब इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि फेरस का मतलब क्या होता है, आयरन। तो ऐसे मेटल्स जिनके अंदर आयरन जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होता है उन्हें जो है फेरस मेटल्स कहा जाता है। ठीक है, अब जो आयरन मेटल होता है ये बहुत ही वाइडली यूज़ करा जाता है प्लांट कंस्ट्रक्शन के अंदर, क्योंकि इसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, जिसकी अवेलेबिलिटी जो है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी कॉस्ट जो है वो भी कम होती है। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो है आयरन को बहुत सारे प्लांट्स के कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज़ करा जाता है। ठीक है, जो फेरस मेटल्स हैं इनके अंदर भी हम तीन इसके एग्जांपल्स या फिर तीन इसके सब टाइप्स हम देखेंगे, कास्ट आयरन, स्टील कार्बन एंड स्टेनलेस स्टील। सबसे पहले हम देखते हैं कास्ट आयरन के बारे में। तो कास्ट आयरन जो होता है इसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है एंड साथ में इसके जो है कार्बन प्रेजेंट होता है 1.5% से ज़्यादा। ठीक है, एंड जो आयरन की प्रॉपर्टीज़ होती है वो डिपेंड करती है कि उसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ कार्बन जो है वो प्रेजेंट है। अब जो ये कास्ट आयरन होता है ये बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है मार्केट के अंदर, एंड इसका कॉस्ट जो है वो भी अफोर्डेबल होता है, एंड इसलिए जो है कास्ट आयरन को भी बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है। अब कास्ट आयरन जो होते हैं ये भी बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं, एंड कास्ट आयरन जो होता है ये चीप होता है, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है, ये सस्ता होता है, तो इसलिए इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है फार्मास्यूटिकल प्लांट के कंस्ट्रक्शन के अंदर। साथ ही साथ ये जो होता है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हो गए, नाइट्रिक एसिड हो गए, इनसे जो है ये रेजिस्टेंट होता है। इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो भी कम होती है, इसलिए इसे क्या करते हैं कि जो स्टीम पेंस के जैकेट होते हैं उसके आउटर सरफेस के कंस्ट्रक्शन के अंदर भी कास्ट आयरन को यूज़ करा जाता है। कास्ट आयरन जो है इसके यूजेस क्या क्या होंगे, इसे यूज़ करा जाता है फार्मास्यूटिकल प्लांट जो होते हैं उनके सपोर्ट्स को बनाने के लिए इसे यूज़ करा जाता है, एंड जो स्टीम पेंस के जैकेट होते हैं उन्हें बनाने के लिए भी कास्ट आयरन को यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट है स्टील कार्बन। स्टील कार्बन जो होता है ये एक आयरन का एलॉय होता है, जिसके अंदर बहुत ही कम परसेंटेज में जो है कार्बन प्रेजेंट होता है। अब जो ये स्टील कार्बन होता है इसके एडवांटेजेस ये होते हैं कि कार्बन स्टील जो है ये चीपेस्ट होता है, मतलब सबसे सस्ता होता है, इसलिए इसे बहुत ज़्यादा प्रेफर करा जाता है, एंड साथ ही साथ ये ईजिली वेल्डेबल होता है, मतलब जो वेल्डिंग करी जाती है तो इसकी ईजिली जो है वेल्डिंग हो जाती है। इसके यूजेस क्या क्या हैं, इसे यूज़ करा जाता है बार्स, पाइप्स एंड प्लेट्स के कंस्ट्रक्शन के अंदर। देन जो लार्ज स्टोरेज टैंक्स होते हैं उनके फैब्रिकेशन के अंदर भी इसे यूज़ करा जाता है। देन जो ग्राइंडर्स होते हैं उनके अंदर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर के रूप में इसे यूज़ करा जाता है, एंड प्लांट वेसल्स जो है उनके बेसिस के अंदर भी इसे यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील। ये भी एक आयरन का एलॉय होता है, इसके अंदर जो है क्रोमियम एंड निकल प्रेजेंट होते हैं, जो इसे क्या करते हैं कोरोजन रेजिस्टेंट बनाते हैं। मतलब क्या होता है कि कोरोजन के चांसेस को कम कर देते हैं, इसलिए जो इसके अंदर क्रोमियम एंड निकल को ऐड करा जाता है। देन टाइटेनियम, नियोबियम एंड टैंटलम जो है इसकी मदद से जो स्टेनलेस स्टील होता है वो स्टेबलाइज्ड होता है, मतलब स्टेबल रहता है इनकी मदद से।
देन कुछ दूसरे एलिमेंट्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कॉपर हो गया, मोलिबेडनम हो गया, सेलेनियम हो गया, ये भी स्मॉल अमाउंट्स के अंदर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ना जो स्टेनलेस स्टील होता है इसे बहुत सारी जगह पर यूज़ करा जाता है, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके अंदर हीट रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है, कोरोजन रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है, एंड क्लीनिंग एंड स्टरिलाइजेशन जो है वो इसका ईजी रहता है, एंड इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो भी अच्छी होती है। इसलिए जो है स्टेनलेस स्टील जो है इसे ज़्यादा जगहों पर यूज़ करा जाता है। ठीक है, ना इसके यूजेस क्या क्या होंगे। स्टेनलेस स्टील जो है इसे यूज़ करा जाता है सिंक्स के अंदर, बकेट्स के अंदर, हीट एक्सचेंजर्स के अंदर, कंडेंसर्स के अंदर, फर्मेंटर्स के अंदर एंड इवेपोरेटर्स, इन सब के अंदर जो है स्टेनलेस स्टील को यूज़ करा जाता है। सो ये जो था ये कंप्लीट फेरस मेटल्स एंड उसके जो 3 सब टाइप्स है उसके बारे में था। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नॉन फेरस मेटल्स। नाउ जो नॉन फेरस मेटल्स हैं इनके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ऐसे मेटल्स जिनके अंदर आयरन जो है वो यूज़ नहीं होता है उन्हें हम नॉन फेरस मेटल्स कहते हैं। यहाँ पर हम 2 टाइप के नॉन फेरस मेटल्स डिस्कस करेंगे, एक तो एल्यूमिनियम के बारे में हम जानेंगे और एक लेड के बारे में। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि एल्यूमिनियम जो है ये क्या होता है। ये एक ऐसा मेटल है जो कि चीप होता है, लाइट इन वेट होता है, मतलब इसका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, एंड ये जो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है इसकी वो अच्छी होती है। एंड हमें पता है कि एल्यूमिनियम के बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ के अंदर। एल्यूमिनियम जो होता है इसकी जो मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग होती है वो बहुत ही इजी होती है, तो इसलिए इसे बहुत ज़्यादा जगहों पर यूज़ करा जाता है। बट फार्मास्यूटिकल प्लांट के कंस्ट्रक्शन के अंदर एंड इक्विपमेंट्स के अंदर जो एल्यूमिनियम का यूज़ है वो थोड़ा कम होता है। नाउ जो एल्यूमिनियम होता है इसका हाई रेजिस्टेंस होता है अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, या फिर इंडस्ट्रियल फ्यूम्स हो गए, वेपर हो गए, फ्रेश या फिर सॉल्ट वाटर हो गए, तो इन सब के अगेंस्ट जो है एल्यूमिनियम के अंदर हाई रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है। एल्यूमिनियम जो होता है इसे कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड एसिटिक एसिड के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। एंड जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है एल्यूमिनियम की वो कॉपर की जो थर्मल कंडक्टिविटी है उसके 60% होती है। नाउ यूजेस क्या क्या होंगे एल्यूमिनियम के। इसे यूज़ करा जाता है बहुत सारे हीट ट्रांसफ़र एप्लीकेशंस के अंदर, एंड साथ ही साथ जो मीट स्टोरेज कंटेनर्स होते हैं उनके अंदर भी एल्यूमिनियम को यूज़ करा जाता है। नाउ नेक्स्ट जो मेटल आता है वो हमारे पास आता है लेड। लेड जो होता है इसका लोएस्ट कॉस्ट होता है, एंड इसे यूज़ करा जाता है कोलैप्सिबल ट्यूब मटेरियल के रूप में, एंड मेनली जो नॉन फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि एडेसिव्स हो गए, इंक्स हो गए, पेंट्स हो गए, ल्यूब्रिकेंट्स हो गए, इन सब के अंदर इसे कोलैप्सिबल ट्यूब मटेरियल के रूप में यूज़ करा जाता है। नो लेड जो होता है इसके फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस के अंदर इसका बहुत ही कम यूज़ होता है, क्योंकि क्या होता है इसके अंदर कंटामिनेशन के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस के अंदर लेड को बहुत ही कम यूज़ करा जाता है। फिर भी इसके यूजेस क्या क्या होते हैं। इसे यूज़ करा जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ कोल्ड वाटर पाइप्स, वेस्ट पाइप्स एंड डाइल्यूशन टैंक्स फॉर लेबोरेटरीज। सो जो कोल्ड वाटर पाइप्स होते हैं, जो वेस्ट पाइप्स होते हैं, जो डाइल्यूशन टैंक होते हैं लेबोरेटरीज के, उनके कंस्ट्रक्शन के अंदर जो है लेड को यूज़ करा जाता है। सो ये था कंप्लीट नॉन फेरस मेटल्स के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नॉन मेटल्स के बारे में। सो इनऑर्गेनिक नॉन मेटल्स के अंदर सबसे पहला आता है ग्लास। ग्लास जो होता है इसे डेली लाइफ के अंदर बहुत जगह पर यूज़ करा जाता है, एंड ग्लास जो होता है इसके अंदर एडवांटेज होता है कि ये जो है इसकी सुपीरियर प्रोटेक्टिव क्वालिटीज़ होती है, ये बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, एंड इसकी कॉस्ट जो होती है वो भी कम होती है, तो इस वजह से भी ग्लास जो है इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है। नाउ ग्लास जो होता है ये केमिकली इनर्ट होता है टू अ लार्ज एक्सटेंट, एंड ये अलग अलग साइज, शेप एंड कलर्स के अंदर अवेलेबल होता है। नो ग्लास जो है ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे कि सॉफ्ट ग्लास हो गए, हार्ड ग्लास हो गए, फ्लिंट ग्लास हो गए, जेना ग्लास हो गए, पायरेक्स ग्लास हो गए, क्वार्ट्ज ग्लास हो गए, तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के जो हैं ग्लास होते हैं। अब ग्लास जो है इसे सुपर कूल लिक्विड माना जाता है। ये दिखता तो सॉलिड स्टेट के अंदर है, बट इसके अंदर कुछ जो है लिक्विड की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब जो ग्लास के कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो एमॉर्फस स्टेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एंड ग्लास जो है ये किस किस से मिलके बना होता है। ये सैंड, सोडा ऐश, लाइमस्टोन एंड कलेट, इन 4 चीज़ों से मिलकर के बना होता है। सैंड जो है वो इसके अंदर बेस मटेरियल की तरह काम करता है। सोडा ऐश जो है ये इसकी प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करता है। लाइमस्टोन जो है ये भी इसकी प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करता है, एंड कलेट जो है वो फ्यूजन एजेंट की तरह काम करता है। नाउ ग्लास के यूजेस क्या क्या होंगे। ग्लास को यूज़ करा जाता है कंटेनर्स बनाने के लिए, बफर्ड एंड अनबफर्ड सोल्यूशंस के लिए, या फिर एक्वस सोल्यूशंस एंड इंजेक्टेबल्स के लिए, इन सब के लिए कंटेनर्स बनाने के लिए जो है ग्लास को यूज़ करा जाता है। नाउ नेक्स्ट आता है ग्लास्ड स्टील। ये जो होता है ग्लास एंड स्टील के फ्यूजन से बना होता है, तो ये एक इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट होता है फ्यूजन का, जिसे कूल करा जाता है एक रिजिड कंडीशन तक बिना क्रिस्टलाइज करे।
अब जो ग्लास स्टील होता है ये कंबाइन करता है, जो ग्लास है उसका कोरोजन रेजिस्टेंस इसके अंदर होता है एंड जो स्टील है उसकी वर्किंग स्ट्रेंथ इसके अंदर होती है। तो इस वजह से ग्लास स्टील जो है वो ग्लास एंड स्टील का कॉम्बिनेशन होता है, जिसके अंदर ग्लास की प्रॉपर्टी आ जाती है कोरोजन रेजिस्टेंस वाली एंड स्टील की प्रॉपर्टी आ जाती है वर्किंग स्ट्रेंथ वाली। तो इस वजह से ग्लास स्टील को जो है बहुत ही वाइडली यूज़ करा जाता है। नाउ इसके यूजेस क्या क्या होंगे। इसे यूज़ करा जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एल्किलीज एंड सलाइन सॉल्यूशंस को हैंडल करने के लिए एंड साथ ही साथ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी इसे यूज़ करा जाता है। पायलट प्लांट वर्क के अंदर भी इसे यूज़ करा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये था कंप्लीट इनऑर्गेनिक नॉन मेटल्स, जिसके अंदर ग्लास एंड ग्लास स्टील आते हैं। नाउ नेक्स्ट आते हैं ऑर्गेनिक नॉन मेटल्स। इसके अंदर हमारे पास आते हैं रबर एंड प्लास्टिक्स। अब रबर क्या होता है, इसे लाइनिंग मटेरियल के रूप में यूज़ करा जाता है प्लांट के कंस्ट्रक्शन के अंदर। नाउ रबर जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होते हैं नेचुरल रबर एंड दूसरे होते हैं सिंथेटिक रबर। अब नेचुरल रबर तो वो होते हैं जो हमें रबर ट्रीज़ के लेटेक्स से मिलते हैं, उसे जो है नेचुरल रबर कहा जाता है। अब जो नेचुरल रबर होती है भी दो टाइप की होती है, एक तो हो सकती है सॉफ्ट रबर एंड दूसरी हो सकती है हार्ड रबर। अब जो ये नेचुरल रबर होती है इसे यूज़ करा जाता है इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में, या फिर रबर स्टॉपर्स जो है उन्हें भी यूज़ करा जाता है। ठीक है, सेकेंड आते हैं सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर वो होता है जिसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल्स वगैरह मिला करके, मतलब लैब के अंदर जो है इसका कंप्लीट सिंथेसिस करा जाता है, वो होती है सिंथेटिक रबर। अब जो सिंथेटिक रबर होती है इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है एज़ कम्पेयर टू नेचुरल रबर, क्योंकि सिंथेटिक रबर के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स को मिला करके एंड उसे जो है ज़्यादा बेनिफिशियल बना लेते हैं। तो जो सिंथेटिक रबर होती है इसके अंदर एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज, सुपीरियर प्रॉपर्टीज आ जाती है एज कम्पेयर टू नेचुरल रबर, जिससे कि इसके अंदर रेजिस्टेंस हो जाता है ऑक्सीडेशन के अगेंस्ट, सॉल्वेंट्स के अगेंस्ट, ऑयल्स के अगेंस्ट एंड दूसरे केमिकल्स के अगेंस्ट इसके अंदर जो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। इस वजह से सिंथेटिक रबर जो है इसके ज़्यादा यूजेस रहते हैं एज कम्पेयर टू नेचुरल रबर। इसके भी वही यूजेज है, इसे इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में यूज़ करा जाता है, देन रबर स्टॉपर्स बनाए जाते हैं। तो ये सब इसके यूजेस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स जो होते हैं लाइट वेट होते हैं, तो इसलिए इनका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी ईजी रहता है एंड ये जो है चीप भी होते हैं। प्लास्टिक्स जो होते हैं ये वेराइटी ऑफ शेप्स के अंदर अवेलेबल होते हैं, मतलब अलग अलग शेप्स के अंदर ये अवेलेबल होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इन्हें जो है ईजिली फैब्रिकेट किया जा सकता है। अब जो प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं इन्हें यूज़ करा जाता है बहुत सारे सब्सटेंसेस को स्टोर करने के लिए। प्लास्टिक जो है इनके अंदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अगेंस्ट भी अच्छी रेजिस्टेंस जो है वो इनके अंदर प्रेजेंट होती है। तो प्लास्टिक के अंदर बहुत सारी अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती है, इस वजह से प्लास्टिक्स को यूज़ करा जाता है फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन के अंदर। एंड इसके यूजेस क्या क्या होते हैं, इसे केबल्स के अंदर, बकेट्स के अंदर, पाइप्स के अंदर, रोप्स के अंदर, इन सब के अंदर इसे यूज़ करा जाता है। अब जो प्लास्टिक्स होते हैं भी दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज़ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स एंड सेकंड इज़ थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक्स। सो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या होते हैं, इन्हें हीट एंड प्रेशर के अंडर क्या करा जाता है, इन्हें बनाया जाता है। बट एक बार अगर ये हार्ड हो गए या एक बार जिस तरीके के बन गए तो उसके बाद इन्हें सॉफ्ट नहीं किया जा सकता, इन्हें रीमोल्ड नहीं करा जा सकता। एंड सेकेंड जो आता है थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक्स, इन्हें भी हीट एंड प्रेशर की प्रेजेंस में इन्हें बनाया जाता है, बट इनमें क्या होता है, इन्हें सॉफ्ट एंड रिमोल्ड करा जा सकता है। ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो गए या फिर थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक्स हो गए, इन्हें हीट एंड प्रेशर की प्रेजेंस में इन्हें बनाया जाता है। थर्मोसेटिंग जो है ये रिमोल्ड या फिर सॉफ्ट नहीं होती है एंड थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक्स जो होते हैं ये सॉफ्ट भी हो सकते हैं, इन्हें रीमोल्ड किया जा सकता है। सो ये था कंप्लीट ऑर्गेनिक नॉन मेटल्स के बारे में। सो यहाँ पर जो है क्लासिफिकेशन जो था मटेरियल्स वो फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन का, वो हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम्स। सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मटेरियल हैंडलिंग जो है इसका मतलब क्या होता है। तो मटेरियल हैंडलिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मूविंग, कंट्रोलिंग, प्रोटेक्टिंग एज वेल एज स्टोरिंग मटेरियल सच एज गुड्स, आइटम्स एक्सेट्रा फॉर मैन्युफैक्चर, डिस्पोजल एंड डिस्ट्रीब्यूशन और इवन फॉर कंजप्शन। सो मटेरियल हैंडलिंग का मतलब ये हुआ कि कोई भी मटेरियल है उसे मूव करना, उसे कंट्रोल करना, उसे प्रोटेक्ट करना एंड उसे स्टोर करना। जैसे कि कोई भी सामान हो गया, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, वो हमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए, तो उसे मूव करना, कंट्रोल करना, प्रोटेक्ट करना, स्टोर करना, ये सब चीज़ें जो है ये मटेरियल हैंडलिंग के अंदर आती हैं। जैसे कोई सामान हमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए, डिस्पोजल के लिए चाहिए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना या फिर कंजप्शन के लिए चाहिए, किसी भी चीज़ के लिए चाहिए, उस सामान को मूव करना, कंट्रोल करना, प्रोटेक्ट करना, स्टोर करना, ये सब चीज़ें जो है वो मटेरियल हैंडलिंग के अंदर आती हैं। तो मेनली हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि किसी भी सामान को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, मतलब मूव कर रहे हैं, या फिर उसे प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं, या फिर उसे स्टोर कर रहे हैं, यही चीज़ जो है मटीरियल हैंडलिंग के अंदर आती है।
अब अलग अलग तरह के हैंडलिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं अलग अलग तरह के मटेरियल्स के लिए, तो हर एक मटेरियल को अलग अलग तरह से हैंडल करा जाता है। नाउ मटेरियल हैंडलिंग के प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं। मटेरियल जो है उसे हम जितना हो सके कम से कम उसे मूव करें, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। ना कोई भी मटेरियल हो उसकी री हैंडलिंग या फिर बैक ट्रैकिंग जो है उसे हम अवॉइड करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। मतलब अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है उसे री हैंडल करना या फिर दोबारा से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो हम उस चीज़ को अवॉइड करें तो ही अच्छा है। जो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट है हमारे पास, उसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि वो जो मटेरियल हैंडलिंग का प्रोसेस है उसकी इफ़ेक्टिवनेस को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करे। अब जो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट है उनकी टाइम टू टाइम रिपेयरिंग होनी, उनका मेंटेनेंस होना एंड उनका चेकअप होना, ये सब चीज़ें जो है वो टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। अब जो मटेरियल हैंडलिंग का प्रोसेस होता है इसके अंदर अलग अलग तरह के मैनुअल, सेमी ऑटोमेटेड, ऑटोमेटेड इक्विपमेंट्स, ये सब जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। नाउ जो मटेरियल हैंडलिंग होती है इसकी इम्पॉर्टेंस क्या होती है। मटेरियल हैंडलिंग जो है ये बेटर वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करती है, मतलब अच्छी वर्किंग कंडीशंस को ये प्रोवाइड करती है। ये क्या करती है कि स्टोरेज कंडीशंस को इंक्रीज़ करती है, साथ ही साथ जो मैन्युफैक्चरिंग का जो साइकिल टाइम होता है उसे भी कम करती है। नाउ यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स है, एक है कन्वेइंग एंड एक है कन्वेयर्स। तो कन्वेइंग जो है इसका सिंपली ये मतलब होता है कि किसी भी मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, वो जो है वो कन्वेइंग कहलाता है। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है। कन्वेइंग इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब किसी भी मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करे, उस चीज़ को जो है कन्वेइंग कहा जाता है। अब जिन इक्विपमेंट्स को कन्वेइंग के प्रोसेस के लिए यूज़ करा जाता है, या फिर ये कहें कि जिन इक्विपमेंट्स को मटेरियल की हैंडलिंग के लिए यूज़ करा जाता है, उन्हें जो है कन्वेयर्स कहा जाता है। सो ये हमारा लास्ट वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है, जो कि था बेसिक्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम्स। ये सारे पॉइंट्स जो है वो हमें ध्यान रखने होते हैं जब हम किसी भी मटेरियल को हैंडल करते हैं उस टाइम पर। सो यहाँ पर जो है 5th यूनिट कंप्लीट होती है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट आया तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।